तो देखो लास्ट वीडियो में मैंने ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स बताए थे आइंस्टाइन्स अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। अब उन ऑब्जर्वेशंस को या जिसको अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा है, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने को आइंस्टाइन्स के द्वारा कैसा एक्सप्लेन किया गया वो देखना है। लेकिन उसके पहले आइंस्टाइन ने जो अपना इक्वेशन डेवलप किया उस इक्वेशन को डिराइव करना है। एक्चुअली ये 2 स्टेप का ही डेरिवेशन है, लेकिन उस डेरिवेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले जिस थ्योरी का उसने उपयोग लिया, जिसको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहा जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेना है। वैसे जो एंशिएंट फिजिक्स था, प्राचीन फिजिक्स जो था, उसमें क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी करके उपयोग में लाई जाती थी, और जो मॉडर्न फिजिक्स है उसमें कुछ फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी उपयोग में लाई जाती है। अब दोनों का डिफरेंस जो है, बहुत सारे पॉइंट से तो मैं समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन एक सिंपल एक पॉइंट बताता कि दोनों थ्योरीज में क्या अंतर है। तो समझ कर चलो कि हमारे घर में एक पानी की टैंक है, वो पूरी भरी हुई है। वो पानी की टैंक, पानी यानी समझो एनर्जी, और उसको एक नल लगा है जहां से एनर्जी बाहर निकलती है। तो क्लासिकल थ्योरी ये बताती है कि जब आप नल शुरू करोगे तो वहां से जो एनर्जी यानी कि जो पानी है वो कंटिन्यू निकलेगा, आप उसको गिन नहीं पाओगे 1 2 3 इस प्रकार से। ये थोड़ा बहुत क्लासिकल थ्योरी का कहना है। लेकिन वही जब हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में आते हैं तो उसका ये कहना है कि ये जो पानी है टैंक के अंदर, जो एनर्जी है, जब आप नल शुरू करोगे तो वहां से ये 1 बूंद 2 बूंद 3 बूंद इस प्रकार से गिरेगा। यानी पहले इसमें वो कंटिन्यूएशन बता रहा है और दूसरे में वो डिस्क्रीटनेस बता रहा है। 1 2 3 इस प्रकार से आप गिन सकते हो। इसको क्वांटाइजेशन कहा जाता है। यानी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये एनर्जी के क्वांटाइजेशन के बारे में जानकारी देती है। तो प्लैंक्स ने लाइट के नेचर के बारे में क्या कहा? शुरू में न्यूटन ने उसको मटेरियल पार्टिकल कहा था। बहुत सारे ऐसे फिनोमेना थे जो उसके कारण एक्सप्लेन नहीं हो पाए, इसलिए उसके थ्योरी को फिर डिस्कार्ड किया गया था। हाइजीन और न्यूटन ने लगभग एक ही समय पे अपनी दोनों ने थ्योरीज दी थी। शुरू में न्यूटन को कंसीडर किया गया था, हाइजीन की तरफ जरा नज़रअंदाज किए थे हाइजीन को, लेकिन बाद में हाइजीन के थ्योरी को भी देखा गया। बहुत सारे फिनोमेना उससे एक्सप्लेन भी होते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिसको वेव थ्योरी हम बोलते हैं। ऐसी बहुत सारी थ्योरीज फिर देते गए। उसमें से एक थ्योरी है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जिसमें लाइट के अगेन पार्टिकल नेचर के बारे में बताया गया, लेकिन ये न्यूटन वाला पार्टिकल नहीं है, मटेरियल पार्टिकल नहीं है। प्लैंक्स द्वारा जो बताया गया ये पार्टिकल है एनर्जी पार्टिकल। यानी प्लैंक्स ने ये बताया कि किसी भी सोर्स से जब एनर्जी बाहर निकलती है या कोई अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, यानी अपन ये कहेंगे पैकेट्स या बंडल्स के फॉर्म में इमिट या एब्जॉर्ब होती है। और हर एक जो पैकेट या बंडल होता है उसको नाम दिया गया फोटॉन। जो क्वांटा होता है एनर्जी का उसको नाम दिया गया फोटॉन। और प्लैंक ने कहा कि ये जो फोटॉन है, उस फोटॉन की, सिंगल फोटॉन की एनर्जी होती है hν, वेयर h इज कॉल्ड एज द प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.64 × 10⁻³ जूल सेकेंड होती है। और यहाँ न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन से या जिस सोर्स से एनर्जी निकल रही है उस रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज न्यू। यानी सिंगल फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है hν, सिंगल फोटॉन की। और ये 1 2 दिन में आप गिन सकते हो, इससे कम फ्रीक्वेंसी पॉसिबल नहीं है। मिनिमम hν या किसी से अगर निकलना है 2 फोटॉन निकल सकते हैं, 1.5 नहीं, 2.5 नहीं, 3 निकल सकते, 4 निकल सकते हैं। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एनर्जी ऑफ फोटॉन निकल भी सकती है और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ फोटॉन यानी एमिट भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है। मतलब अगर हम सिंगल की बात करें तो सिंगल फोटॉन एमिट भी हो सकता है, सिंगल फोटॉन एब्जॉर्ब भी हो सकता है। अगर किसी ने कहा कि आधा फोटॉन एमिट हो गया, आधा फोटॉन एब्जॉर्ब हुआ, इट इज नॉट पॉसिबल। किसी ने कहा कि 2.5 फोटॉन एमिट हो रहा है, 2.5 फोटॉन एब्जॉर्ब होता है, इट इज नॉट पॉसिबल। ये हमेशा ही एक यानी होल नंबर रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 10 रहेगा, 100 रहेगा, लेकिन हमेशा ये इस प्रकार से रहेगा। होल नंबर में एनर्जी मतलब 1 फोटॉन की एनर्जी, 2 फोटॉन की एनर्जी, 3 फोटॉन की एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एमिट होगी। इसे कहा जाता है कि एनर्जी क्वांटाइजेशन।
और ये जो फोटॉन है ये एकदम एनर्जी पार्टिकल तो है लेकिन एकदम माइन्यूट, अपन ये कहेंगे कि यानी जब भी ये किसी के साथ कोलाइड होता है तो इसका कोलिजन ये इलास्टिक टाइप का कोलिजन होता है। यानी जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है एक दूसरे के साथ जब कोलाइड होते हैं तो उनका कोलिजन इलास्टिक कोलिजन होता है। एक और कोलिजन होता है जिसको इन इलास्टिक कोलिजन कहा जाता है। तो अपन कहेंगे कार और ट्रक की भिड़ंत होना, यानी जब लार्ज बॉडी एक दूसरे को टकराती है उस कोलिजन को इन इलास्टिक कोलिजन कहा जाता है। तो यहाँ जो फोटॉन है कभी अगर इलेक्ट्रॉन के साथ उसका सामना हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा, तो इलास्टिक टाइप का कोलिजन रहेगा जिसमें एक बॉडी की एनर्जी पूरी की पूरी विदाउट द लॉस ऑफ एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है, ऐसा उसका मीनिंग है। और भी दूसरे मीनिंग्स है लेकिन यहाँ फिलहाल वो ध्यान में रखना है। तो इस थ्योरी का उपयोग करके आइंस्टाइन ने अपना इक्वेशन डेवलप किया। मतलब जो प्लैंक ने कहा कि लाइट हैज द पार्टिकल नेचर, और एक जो सिंगल पार्टिकल होता है जिसको क्वांटा या फोटॉन कहा जाता है उसकी एनर्जी h न्यू होती है, ये आइंस्टाइन ने भी लिया किससे, प्लैंक से, और उसने कहा कि एक फोटॉन की एनर्जी h न्यू होती है। और दूसरा उसने ये कहा कि जब भी स्ट्रीम ऑफ फोटॉन से यानी लाइट को इंसिडेंट किया जाता है कैथोड के ऊपर, तो जो एक प्रोबेबिलिटी की जो बात की उसने कि मेटल के अंदर का कोई भी इलेक्ट्रॉन आने वाले बहुत सारे फोटॉन्स हो सकते हैं लेकिन एक इलेक्ट्रॉन केवल एक ही फोटॉन की एनर्जी दे सकता है। यानी किसी भी यानी फोटॉन द्वारा जो एनर्जी दी जाती है वो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक ही फोटॉन ले सकता है, ये यानी आइंस्टाइन ने बताया। मतलब एक फोटॉन की एनर्जी h न्यू होती है और एक इलेक्ट्रॉन केवल एक ही फोटॉन की एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर एक फोटॉन की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है एक इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके पास अवेलेबल एनर्जी कितनी है, h न्यू। फिर इस h न्यू एनर्जी का क्या होगा, ये h न्यू एनर्जी कैसे वो यूटिलाइज करेगा। तो हमने कहा है कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो अपने न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड होता है, बंधा हुआ है, और जिस एनर्जी से वो बंधा हुआ होता है वो निगेटिव एनर्जी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो -10 जूल से बंधा हुआ है तो हमें कम से कम उसको +10 जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी उसको रिमूव करने के लिए, कम से कम रिमूव करने के लिए। तो जो रिमूव करने वाली एनर्जी है, फ्री करने वाली एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को, कहाँ से, उसके मेटल सरफेस से, मतलब जो न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है वहां से उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको वर्क फंक्शन कहा जाता है। तो जो एनर्जी उसको दी जाएगी, एक पार्ट उसको निकलने के लिए उपयोग में लाया जाएगा, उसे कहा जाता है वर्क फंक्शन। उसे क्या कहा जाता है, वर्क फंक्शन। सर हमारी वीडियो बनाता है तो थम जाता है, डिसकंटिन्यूटी हो जाती है। तो ये जो एनर्जी अपन दे रहे हैं h न्यू, उसमें का कुछ पार्ट, फॉर एग्जांपल कि मैंने अगर 10 जूल की एनर्जी दी, वो -8 जूल से बाउंडेड था, उसको +8 जूल की एनर्जी निकलने के लिए उपयोग में लानी पड़ी। फिर उसके पास बची कितनी, 2 जूल की एनर्जी, मैंने दिया था 10, उपयोग में ली उसने यानी 8 निकलने के लिए, तो भी उसके पास 2 बची, तो स्थिर तो नहीं रहेगा क्योंकि उसके पास एनर्जी आ गई, तो एनर्जी काइनेटिक कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज कन्वर्टेड टू द काइनेटिक एनर्जी। दैट मींस अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन, this much is the energy given by proton to the electron, this much energy utilized to liberate from the metal surface, and the remaining energy is converted into the kinetic energy, and therefore we can say kinetic energy of electron is equal to h nu minus w0, and this is one of the form of Einstein's equation, that is kinetic energy is equal to energy of photon minus the work function. Now suppose the electron is bounded by -8 joule energy, the photon energy is also 8 joule, and therefore what will happen, जितनी एनर्जी इसको दे रहे हैं 8 जूल की वो पूरी की पूरी निकलने के लिए उपयोग में ला रहा है, उसके बाद बची कितनी, कुछ भी नहीं, यानी 0। अगर उसके बाद 0 एनर्जी बची तो हम कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी उसकी 0 हो गई, यानी h इक्वल टू w0। तो उस समय ये जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो कौन सी रहेगी, थ्रेशोल्ड, यानी h nu 0 इक्वल टू क्या हो गया, w0। हमने फार्मूला लिखा था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h nu माइनस w0, यानी h nu 0, देयरफॉर h इन ब्रैकेट
nu minus nu zero. It is second form of the Einstein's equation. पहला था kinetic energy is equal to h nu minus w zero. That is work function. But work function is h nu zero. Therefore the other form is h in bracket nu minus nu zero. और एक थर्ड फॉर्म भी यहाँ डेवलप होता है आइंस्टाइन इक्वेशन का, वो ये है कि जब हम कैथोड को नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं, एनोड पे पॉजिटिव पोटेंशियल रखते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर एनोड तक जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, तभी जाकर वो एनोड पे पहुंच रहा है। तो ये काइनेटिक एनर्जी कहां से मिलती है? तो दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो पोटेंशियल होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसलिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E इनटू Vs, ये इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मिली किसने दी? पोटेंशियल ने। कौन से? एनोड के। अगर काइनेटिक एनर्जी शुरू करना है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल देना पड़ेगा। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E इनटू Vs। तो ये और फॉर्म बन जाता है E into Vs is equal to h in bracket nu minus nu zero। यानी ये तीन इक्वेशन ध्यान में रखना है। ये तीसरा काइनेटिक एनर्जी को अपन हाफ ऑफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी इट इज h nu minus w zero। ये पहला था, और दूसरा था 1/2 mv max square is equal to h in bracket nu minus nu zero। तो ये तीन अलग अलग उसके फॉर्म हैं, और इन इक्वेशन से ही फिर हम जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं उनको सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ध्यान में ये बात रखनी है, आइंस्टाइन ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का उपयोग लिया, उसके द्वारा ये बताया गया कि एक फोटॉन की जो एनर्जी है वो h nu जो होती है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन ही ले सकता है। पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग 1 फोटॉन बाय 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, और वो एनर्जी काय के लिए यूटिलाइज होती है? बाहर निकलने के लिए, और बची तो काइनेटिक एनर्जी। तो ध्यान में क्या रखना है? एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, और बची हुई यानी क्या? काइनेटिक एनर्जी। बस ये ध्यान में रखें तो पूरा का पूरा इक्वेशन ध्यान में आ जाएगा। ओके, इसके बाद फिर अपन किस प्रकार से उसको एक्सप्लेन करना है इस इक्वेशन से कैरेक्टरिस्टिक्स को, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय।